Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today in this lecture we will discuss a very important topic that is enzymes. आज हम एंजाइम्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एंजाइम्स क्या है और उनके क्या क्या यूज़ हैं, प्लांट्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं. So let us start today's lecture. First of all, what is enzyme? Enzyme is a protein with catalytic property due to its power of specific activation. मतलब कि जो एंजाइम्स है इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी को एनहेंस करते हैं या उसकी स्पीड को रेगुलेट करते हैं या उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं जैसा कि रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे. सो व्हाट आर डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एंजाइम्स. एंजाइम्स की इम्पोर्टेंस क्या है? एंजाइम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, डायग्नोसिस एंड थेरेपीज. तो जो एंजाइम्स ये बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में, डायग्नोसिस में और थेरेपी में, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको कि स्लो डाउन करने की ज़रूरत होती है, किसी को फास्ट करने की ज़रूरत होती है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है. तो इसका जो मैनेजमेंट है इसके लिए हम कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. जो कैटलिस्ट और एंजाइम में डिफरेंस क्या है? कैटलिस्ट हम इनऑर्गेनिक फॉर्म में करते हैं या इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जैसे कि हमारी बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें कैटलिस्ट ना बोल के उसको हम एंजाइम्स बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम्स मेनली प्रोटीन के बने होते हैं. ऑल बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस आर एंजाइम्स कैटलिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो कैटलिस्ट के फॉर्म में हम एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. लेवल ऑफ एंजाइम इन ब्लड आर ऑफ डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस. इसका डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस है. इट्स गुड इंडिकेटर इन डिजीज सच एज माइकोकार्डियल इन्फेक्शन. तो इसमें इसका यूज होता है. एंजाइम कैन बी यूज्ड थेरेपेटिकली सच एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको कि थेरेटिकली यूज़ किया जा सकता है. सो वी विल लुक ए वेरी डेफिनेट और वेरी डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ दिस एंजाइम्स. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो जो रिएक्शन का रेट होता है वो इंक्रीज कर देती है. कैसे इंक्रीज करता है? उसके पीछे कारण क्या है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. मीन्स किसी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो रिएक्शन वो नहीं होगी. अगर कोई ऐसा हम चीज़ में ऐड कर दें जिससे कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए, मीन्स कि हमारे पास अगर लो एनर्जी भी है तो उस लो एनर्जी में भी रिएक्शन हो सके तो पॉसिबल होगा कि रिएक्शन आगे हो जाएगी और फास्ट रेट से होगी. तो जो एंजाइम्स हैं वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं जिससे कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है. द कैटलिस्ट नियरली ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी. तो कैटलिक सब में ज़रूरत होती है जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है हमारी बॉडी में. नॉट अल्टर और कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन. और इसकी सबसे बड़ी क्या खासियत है या क्या इसकी स्पेशलिटी है कि एंजाइम ख़त्म नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते, ये बस एक एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, अपना काम करते हैं और वहीं पे रह जाते हैं. मीन्स कि इनका कंजम्पशन नहीं होता है और ये रीयूजेबल होते हैं. तो इनको रीयूज़ किया जा सकता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होकर इनका रीयूज़ होता है. देन केमिकल रिएक्शंस. द केमिकल रिएक्शन नीड एन इनिशियल इनपुट ऑफ एनर्जी. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कुछ इनपुट एनर्जी की ज़रूरत होती है. आपने पढ़ा होगा दो तरह की रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. किसी में तो एनर्जी निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं. लेकिन किसी भी रिएक्शन को करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी इनपुट देना ही पड़ता है, तो जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन द मॉलिक्यूल्स आर सेट टू बी इन ट्रांजिशन स्टेट. तो जो रिएक्शन का होता है इस टाइम पे जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांजिशन फॉर्म में होते हैं. मीन्स कि एक फॉर्म से दूसरे में चेंज होते हैं, तो इसलिए हम ट्रांजिशन फॉर्म इसको बोला गया है. तो एंजाइम्स का जो मेन काम है वो हम इस फिगर के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि सपोज हम किसी बॉल को किसी हाइट से या हिली एरियाज पे से क्रॉस करना चाह रहे हैं, तो हम एनर्जी लगाएंगे इसको क्रॉस करने के लिए, तो हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी अगर हम इसको नॉर्मली इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे. लेकिन हम एनर्जी कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कम एनर्जी में हमारा काम हो जाए. या तो हम क्या करेंगे, अपनी पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें, या तो ऐसा हो सकता है
कि हम बहुत ताकतवर बन जाएं जिससे कि हम इसे क्रॉस कर दें। या दूसरा क्या तरीका है कि अगर हम इस हिल को, अगर हम इसकी हाइट कम कर दें, स्लोप कम कर दें, तो हमारी एनर्जी कम लगेगी। तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा केमिकल रिएक्शन में कि हम एनर्जी को बहुत ज़्यादा दे दें। एनर्जी तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पहले ही एनर्जी कम है जिससे कि हम रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, मीन्स कि जो उसको हमने स्लोप से डिनोट किया है, हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो जब हमने उनमें उसमें एंजाइम्स को ऐड किया, एंजाइम्स की एक्टिविटी उसमें यूज़ की, तो क्या हुआ कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। जैसी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई तो इसका स्लोप, मीन्स कि उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गया और उस रिएक्शन को ईजिली कर पा रहे हैं। देखो इसमें बताया है कि पहले जो दोनों थे एंजाइम और अलग अलग थे, सिर्फ रिएक्शन होने के टाइम पे ये दोनों कंबाइन हो गए, एंजाइम और सबस्ट्रेट, और जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर से वो अपना अलग हो गए और मीन्स कि उसका कंजम्पशन नहीं हुआ और इजीली हमारा काम भी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। सेम चीज़ हमने इस ग्राफ से दिखाई है जो कि फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ड्रॉ किया गया है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये शो करती है कोर्स ऑफ रिएक्शन विदाउट एंजाइम। जब हमने एंजाइम का यूज़ नहीं किया तो रिएक्शन को करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। देखो अगर लाइन ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन तो हमको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इस रिएक्शन पे, लेकिन जब हमने एंजाइम को ऐड कर दिया तो हमारी रिएक्शन वही रही, उसी प्लेस पे आ रही, लेकिन उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई इस पॉइंट पे। तो ये इसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, यानी हमारी उतनी एनर्जी बच जाती है और हमको हमारी रिएक्शन उतनी फास्ट हो जाती है। मेकिंग रिएक्शन गो फास्टर, तो ये रिएक्शंस को फास्टर करता है। इंक्रीज द टेम्परेचर मेक मॉलिक्यूल वे मूव फास्टर इन टेम्परेचर। कैसे कैसे एक्ट करता है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। बायोलॉजिकल सिस्टम आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, तो बायोलॉजिकल जो सिस्टम होते हैं वो टेम्परेचर चेंज के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो टेम्परेचर को अगर हमने अल्टर कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। एंजाइम्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लेकिन जो एंजाइम्स क्या होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करते हैं लेकिन टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होने देते। हालांकि ये भी एक रास्ता है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें और उससे हमारी रिएक्शन फास्ट हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर भी इंक्रीज करने का मीन्स है कि हमको उसमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी और हमारे पास वही एनर्जी की कमी है। तो बिना एनर्जी का वेस्टेज के हम एंजाइम्स में रिएक्शन फास्ट कर सकते हैं। दे डू दिस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके इसका काम कर देते हैं। और दे क्रिएट ए न्यू रिएक्शन पाथवे इस शॉर्टकट, तो उन्होंने शॉर्टकट में रिएक्शन कर देते हैं, जल्दी रिएक्शन हो जाती है। ये द एन एंजाइम कंट्रोल्ड पाथवे, तो यही सेम चीज़ बताइए कि एनर्जी उसमें कैसे पाथवे कंट्रोल करके इनएक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एनर्जी को सेव कर देता है। एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन प्रोसीड 108 टू 1011 टाइम्स फास्टर, तो ये इतनी फास्ट मीन्स ये बोलिए कि अबाउट 500 टाइम, अगर हम एवरेज भी लें तो 500 टाइम्स रिएक्शन को फास्ट कर देता है। एंजाइम स्ट्रक्चर, तो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर क्या है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। दे हैव ग्लोबुलर शेप, तो वो ग्लोबुलर शेप के होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर, तो एक कॉम्प्लेक्स बहुत ही 3D स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन पेनक्रियास अमाइलेज, तो ये जो फिगर दिखाया गया है ये पेनक्रियास अमाइलेज का है, जो कि एक एंजाइम होता है, पेनक्रियास से सीक्रेट होता है। पेनक्रियास क्या है, एक ग्लैंड है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं। द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या है, वन पार्ट ऑफ एंजाइम दैट एक्टिव साइट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए एक्टिव साइट होना बहुत ही जरूरी है। एंजाइम के लिए एक्टिव साइट बहुत एक शेप इंपॉर्टेंस रखता है। द शेप एंड द केमिकल इन्वायरमेंट इनसाइड द एक्टिव साइट परमिट्स द केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड मोर इजीली, तो उस जो शेप है एक्टिवेशन साइट का, उस पर जो केमिकल इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल किस तरह का इन्वायरमेंट है, पीएच कितना है वहाँ का, शेप कैसा है, साइज कैसा है, तो इस सब पे इसका डिपेंड करता है कि कितनी इजीली एंजाइम्स अपना वर्क कर सकते हैं वहाँ पर। देन कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर क्या होते हैं, एन एडिशनल नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल दैट इज नीडेड बाय सम एंजाइम्स टू हेल्प द रिएक्शन, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने कोफैक्टर बोला, जो कि नॉन प्रोटीनियस होते हैं। वैसे तो हमारे जो मॉलिक्यूल एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं,
लेकिन कुछ उनकी हेल्प के लिए कुछ नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। उन मॉलिक्यूल्स को हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। टाइटली बाउंड कोफैक्टर्स आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो जो टाइटली बाउंड होते हैं उनको हम प्रोस्थेटिक कोफैक्टर्स बोलते हैं। कोफैक्टर दैट आर बाउंड आर रिलीज इजिली बाय कॉल्ड कोएंजाइम्स। तो जो इजीली रिलीज होते हैं उसको हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। मीन्स जो टाइटली बाउंड रहेंगे उनको हम प्रोस्थेटिक बोलते हैं, जो इजीली रिलीज हो जाते हैं उनको हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। मैनी विटामिन्स आर कोएंजाइम्स। तो बहुत सारे विटामिन्स है वो कोएंजाइम्स की तरह ही वर्क करते हैं। द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? द सबस्ट्रेट ऑफ एन एंजाइम आर द रिएक्टेंट्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम। तो जिन रिएक्टेंट्स यानी कि जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं आपस में, उनको हमने सबस्ट्रेट बोला है विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम। यानी जिस पर अपना एंजाइम वर्क कर रहा है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। तो हर एक जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा, तो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक ही काम करता है। द स्पेसिफिटी ऑफ ए इज डिटरमाइंड बाय द एक्टिव साइट। और जो स्पेसिफिटी होती है वो उसकी एक्टिव साइट से डिसाइड की जाती है। देन एपोजाइम्स एंड होलोजाइम्स। एपोजाइम होलोजाइम्स क्या होते हैं? द एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन मोइटी इज टर्म्ड एज एपोजाइम्स एंड इट इज़ इनएक्टिव। तो जो विदाउट नॉन प्रोटीन होते हैं उनको हमने एपोजाइम्स बोलते हैं। द होलोजाइम्स इज एन एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट। और जो एक्टिव होते हैं उनको हमने होलोजाइम्स बोला है। मीन्स कि नॉन प्रोटीनियस दोनों होंगे, जिसमें जो कि एक्टिवेटेड होगा उसको हम होलोजाइम्स बोलते हैं, जो नॉन एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा उसको हमने एपोजाइम बोला गया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज टू अंडरस्टैंड बायोकेमिकल नेचर एंड एक्टिविटी एंजाइम्स। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? कोफैक्टर। कोफैक्टर को हमने पहले डिफाइन किया है, फिर से हम करते हैं। A cofactor is a non-proteinous chemical compound that is bound either tightly or loosely to an enzyme and it is required for catalyst। तो जो कोफैक्टर है वो नॉन प्रोटीनियस होता है। ये टाइटली बाउंड हो सकता है और लूजली बाउंड हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टाइटली और लूजली बाउंड इट इज डिवाइडेड एज कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक एंजाइम्स और प्रोस्थेटिक कोफैक्टर्स। देन टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स कौन से हैं? कोएंजाइम, the non-protein component loosely bound to the एपोजाइम by the non-covalent bond। तो ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड से लूजली बाउंड होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? विटामिन्स, कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। तो विटामिन्स और कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स इस अंडर में आते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं। देन प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन से हैं? द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट टाइटली बाउंड टू द एपोजाइम्स बाय कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ए प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आप सबको शायद पता ही होगा, बहुत ही इजी और बेसिक चीज़ है। ये डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, ये आप सब जानते हैं। देन जो एंजाइम्स की वर्किंग है उसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस से समझाने की कोशिश की गई है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या है देखते हैं। फिट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट ऑफ ए एंजाइम इज एग्जैक्ट। तो जो एंजाइम होता है वो अपने सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट में एग्जैक्टली फिट होता है। मीन्स कि अपना वर्क एग्जैक्टली करता है। और जैसे हम किसी लॉक को ओपन करने के की उसमें डालते हैं और लॉक ओपन करते हैं और फिर से अपनी की निकाल लेते हैं, तो इस तरह से ही इनका भी सेम वर्क है, जो कि लॉक की तरह किसी रिएक्शन, जो नई रिएक्शन हो रही है उसको रिएक्शन किया, हमने उसमें डाला एंजाइम, उसने रिएक्शन को कैरी किया, उसका रेट को फास्ट किया और हमने इस एंजाइम को रिमूव कर लिया। मीन्स कि कंज्यूम नहीं हुआ, जैसे कि हम की और लॉक में करते हैं। द लाइक ए की फिट्स इनटू ए लॉक वेरी प्रिसाइजली। तो जिस तरह से की लॉक में प्रिसाइजली फिट होती है, ये भी इस तरह से प्रिसाइजली वर्क करता है। द कीज एनालॉगस टू द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट एनालॉगस टू द लॉक। टेम्पररी स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर जैसे रिएक्शन होती है, अगर पार्ट भी लेता है, अगर इसमें कुछ नए कंपाउंड्स बनते हैं, कंज्यूम भी होता है, तो वो एक टेम्पररी बेस पे होता है कि सिर्फ जब तक वो वर्क करता है, जब वो वर्क करता है तब तक वो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन ख़त्म होती है फिर से जो एंजाइम होता है वो इंडिविजुअल हो जाता है, अपना सेपरेट हो जाता है।
प्रोडक्ट्स हैव ए डिफरेंट शेप फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिफरेंट सबस्ट्रेट से डिफरेंट होते हैं। वंस फॉर्म दे आर रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। अगर वो बन जाते हैं तो वहाँ से एक्टिव होके रिलीज हो जाते हैं, लीविंग इट फ्री टू बिकम अटैच्ड टू अनदर सबस्ट्रेट। और जब ये एंजाइम वहाँ से फ्री हो जाता है तो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ एक्टिवली ऐड हो जाता है। मीन्स कि कंज्यूम नहीं हुआ, उसकी अमाउंट जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहता है, और ये किसी दूसरी रिएक्शन में यूज़ अप हो जाता है, दूसरी रिएक्शंस को यूज़ एक्टिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस सेम इस तरह से बताई है। ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम को दोनों को की रिएक्शन हुई, दोनों मिलके कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। तो जब एंजाइम ने अपना काम कर दिया, जब रिएक्शन पूरी हो गई, तो फिर से एंजाइम अलग हो गया और सबस्ट्रेट अलग हो गया, और इस तरह से की और लॉक की तरह फिट हो गए, इन्होंने काम कर दिया। द लॉक एंड की हाइपोथेसिस नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन्स एग्जाम स्पेसिसिटी। तो ये एग्जाम एंजाइम की स्पेसिसिटी को डिनोट कर रहा है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दिस एक्सप्लेन द लॉस ऑफ एक्टिविटी व्हेन एंजाइम्स डीनेचर्ड। द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, एक इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये क्या बोलती है? सम प्रोटीन्स कैन चेंज दियर शेप। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो अपना शेप को चेंज कर लेते हैं। व्हेन ए सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एन एंजाइम इट इंड्यूस ए चेंज इन द एंजाइम्स कन्फर्मेशन। तो जो कुछ सबस्ट्रेट होते हैं जब उसके साथ कंबाइन करते हैं तो कुछ एंजाइम्स की ये शेप को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने पहले बोला कि इसमें कोई भी शेप में चेंज नहीं होता, लेकिन इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उसमें शेप में कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। द एक्टिव साइट इज देन मोल्डेड इनटू ए प्रिसीजन या प्रिसाइज कन्फर्मेशन। तो अलग किसी फॉर्म में मोल्ड हो जाती है, मेकिंग द केमिकल इन्वायरमेंट सूटेबल फॉर द रिएक्शन। तो फिर ये दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए भी सूटेबल हो जाता है। द बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट आर स्ट्रेच टू मेक द रिएक्शंस ईजियर, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। सेम वही बात है, उसकी लोअर एनर्जी सबस्ट्रेट को फिर से अल्टर करता है, उसकी एनर्जी को लोअर कर देता है, जिससे रिएक्शन को कैरी करने में हेल्प करता है। द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो ये फिगर में दिखाया है, दिस एक्सप्लेन द एंजाइम दैट कैन रिएक्ट विद ए रेंज ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ सिमिलर टाइप। तो इसमें सिमिलर टाइप के डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट से रिएक्शन कर सकता है। इस फिगर में दिखाया गया है, ए में इसमें दिखाया कि हेलोकाइंस है जो कि विदाउट है, लेकिन यहाँ पे हमने एक एंजाइम दिखाया रेड कलर का जो कि इस सब के साथ रिएक्शन कर सकता है विद ग्लूकोज सबस्ट्रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम। और फैक्टर कौन से हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देन पीएच, देन टेम्परेचर एंड इनहिबिटर्स। तो देखते हैं सबके बारे में कैसे कैसे इनको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, नो एंजाइमिक रिएक्शन। तो जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है। द इंक्रीज इन वेलोसिटी इन द प्रोपोर्शन टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक सबस्ट्रेट का रिएक्शन जो कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद एक लिमिटेड अमाउंट तक ही उसका रिएक्शन का रेट बढ़ता है, उसके बाद वो रिएक्शन की स्पीड या रेट कम हो जाती है, वो स्टैग्नेंट हो जाती है। फास्टर रिएक्शन बट इट रीचेस ए सैचुरेशन पॉइंट व्हेन ऑल द एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स आर ऑक्यूपाइड। लेकिन जब सब जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, सपोज अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो सब ऑक्यूपाई हो गए, सब बिजी हो गए रिएक्शंस करने में, तो उसके बाद सबस्ट्रेट का भले ही कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो, क्योंकि उसमें जब एंजाइम का मॉलिक्यूल उसमें ऐड ही नहीं होगा तो वो रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, तो ये स्टैग्नेंट हो जाएगा। इफ़ यू अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम देन Vmax विल चेंज टू। लेकिन अगर हम यहाँ पे एंजाइम को थोड़ा और ऐड कर दें, उसका कंसंट्रेशन चेंज कर दें, कम ज़्यादा कर दें, तो फिर से ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो हो सकता है फिर यहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाए, जब सब जो ऐड किए हुए भी यूज़अप हो जाएंगे। अगर फिर से ऐड कर देंगे तो फिर से बढ़ जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह से जो दोनों की जब तक मॉलिक्यूल्स कंज्यूम नहीं हो जाएंगे तब तक रिएक्शन नहीं रुकेगी। अगर सपोज कि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स थे, अगर यहीं पे जाके कंज्यूम हो गए होते पूरे, तो ही रिएक्शन यहीं पे स्टैग्नेंट हो गई होती, तो इतनी ही रिएक्शन हो पाती। इफेक्ट ऑफ पीएच। तो पीएच का क्या रिएक्शन होता है? तो एंजाइम में जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 1 to 2 या 3 के बीच में रहती है।
जो कि पेप्सिन के लिए होती है। लेकिन ट्रेप्सिन के लिए, जो ट्राइप्सिन जो टाइप के एंजाइम्स हैं उनमें अबाउट 8 to 9, मीन्स कि ये बेसिक हो गए और ये एसिडिक एंजाइम्स हो गए। और एंजाइम्स में ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि एंजाइम्स दोनों ही बेसिक और एसिडिक रिएक्शंस में वर्क आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिकली एसिडिक के लिए बने हुए हैं या बेसिक के लिए बने हुए हैं, ये दोनों ही में काम करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू दियर नेचर। पीएच का इफेक्ट कैसे है? पीएच लेवल विल इंड्यूस डीनेचरेशन। तो जैसे जैसे पीएच का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो उसकी लिमिट है उसके बाद उसका डीनेचर करना शुरू कर देगा। अगर वो बेसिक के लिए है तो उसमें अगर एसिडिक कंसनट्रेशन बढ़ेगा या एसिडिक की तरफ जाएगा तो वो डीनेचर हो जाएगा। सिमिलरली अगर बेसिक है तो एसिडिक की तरफ जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर एसिडिक है तो बेसिक की तरफ जाने से उसका डीनेचर हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज चेंज। तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसका। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो एक्टिविटी ही उसकी चेंज हो जाएगी, उसकी सिलेक्टिविटी चेंज हो जाएगी, उसकी सबस्टेट पे वर्क करने की उसकी नेचर चेंज हो जाएगा। द एक्टिव साइट इज डिस्टॉर्टेड एंड द सबस्टेट मॉलिक्यूल्स विल नो लॉन्गर फिट इन इट। तो जब उसका मॉलिक्यूल ये की और लॉक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जब उसका शेप चेंज हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। जैसे सिमिलरली अगर हमारी की बेंड हो जाती है या डिस्टॉर्ट हो जाती है तो हमारा लॉक ओपन नहीं हो पाता है। सेम ही चीज़ इसमें एंजाइम्स के लिए भी फिट होती है। एट pH value slightly different from the enzyme optimum value, small change in the charge of enzyme and its substrate molecule will occur। अगर pH में बहुत ही स्लाइड चेंज भी होता है तो पूरी उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगा या डिस्टॉर्ट हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस चेंज इन द आयनाइजेशन विल अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एक्टिवेशन साइट। तो उसकी जो आयनाइजेशन मीन्स जो बाइंड होती है, जो कॉम्प्लेक्स बनाता है जो सबस्ट्रेट के साथ मिलके, उसमें भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड या आयनाइजेशन जो भी बॉन्ड बनाता है कॉम्प्लेक्स के लिए, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। तो ये पीएच अल्टर करने से प्रॉब्लम हो जाती है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट विद ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 10 डिग्री सेल्सियस अगर उसमें चेंज करते हैं टेम्परेचर में, तो अबाउट जो इसका डिग्री ऑफ कोफिशिएंट है डेट इज Q10 है, वो 2 to 3 टाइम्स चेंज हो जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल विद एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर में राइज करते हैं तो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इस तरह से हम सिमिलरली टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उतना ही 2 to 3 टाइम्स वो डिक्रीज भी हो जाएगा। एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस फॉलो दिस रूल एज दे आर केमिकल रिएक्शन। क्योंकि एंजाइम्स भी ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं इसलिए ये रूल को फॉलो करते हैं। बट एट हायर टेम्परेचर प्रोटीन्स डीनेचर। और जब टेम्परेचर ऐसा भी नहीं है कि अगर रिक्वायरमेंट 20 डिग्री की है तो हम हो सकता है हम 30 कर दें। ऐसा नहीं कि हम 100 डिग्री तक ले जाएं जिससे कि हमारा 18 टाइम्स 20 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। एक लिमिट तक ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके उसकी एक्टिविटी या टेम्परेचर कोफिशिएंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा, वो रिएक्शन ही बंद हो जाएगी। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन विल बी बैलेंस बिटवीन Q10 एंड डीनेचरेशन। तो जो Q10 है मीन्स की टेम्परेचर कोफिशिएंट है और डीनेचरेशन के बीच में हम उसको ऑप्टिमम कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया जाता है कि इसका पर्टिकुलर किसी एंजाइम का जो डीनेचरेशन जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो उसी के बीच में ही इसको वेरी करना चाहिए। सेम बात है कि हम ये नहीं है कि 20 डिग्री का हम 100 डिग्री कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने ग्राफ से शो किया। यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो Q10 एक लिमिट तक इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे एक लिमिट क्रॉस कर गई टेम्परेचर की, सपोज 40 डिग्री से अबव कर दिया, तो क्या होगा, उसका एंजाइम का डीनेचर हो जाएगा। और डीनेचर होने के बाद ये रिएक्शन को स्टेगनेंट कर देगा, बंद कर देगा। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है एंजाइम्स का वर्क करने के लिए, इट वेरी अबाउट 25 to 35 या 40 डिग्री तक ये वेरी करता है। जैसा कि हमारा ह्यूमन टेम्परेचर होता है 37, या हमें जो रिएक्शंस होती हैं एंजाइम्स की अबाउट 37-38 डिग्री पे ही ऑप्टिमली होती है। तो ये हम एक ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि 30 to 40 या 25 to 40 डिग्री तक ही एंजाइम्स वर्क करते हैं। फॉर मोस्ट एंजाइम्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मे आर ए लॉट लोअर, कोल्डर वाटर फिश विल डाई एट 30 डिग्री बिकॉज दियर एंजाइम्स डीनेचर्ड। उनके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं।
ए फ्यू बैक्टीरिया हैव एंजाइम्स दैट कैन विथस्टैंड विद हाई टेम्परेचर अबाउट अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो 100 डिग्री तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हावर आर फुल्ली डीनेचर्ड एट 70 डिग्री। तो 70 डिग्री पे मैक्सिमम जो डीनेचर हो ही जाते हैं, लेकिन जो एक्टिवली वर्क करते हैं 30 टू 40 डिग्री के बीच में ही वर्क कर पाते हैं। देन इनहेबिटर्स। इनहेबिटर्स क्या है? इनहेबिटर्स आर द केमिकल्स दैट रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइमिक रिएक्शन। तो इनहेबिटर्स ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स के अपोजिट होते हैं, मीन्स कि एंजाइम्स की भी एक्टिविटी को इनहेबिट कर देते हैं, उनको भी केमिकल रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। देयर आर यूजुअली स्पेसिफिक एंड दे वर्क एट लो कंसनट्रेशंस। वो स्पेसिफिक होते हैं और लो वर्क कंसनट्रेशन पर ही वर्क कर पाते हैं। दे ब्लॉक द एंजाइम बट दे डू नॉट यूजुअली डिस्ट्रॉयड। वो एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। इनहेबिटर्स क्या करते हैं, जैसे उनमें ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा यहाँ पे लॉक की है, तो यहाँ पे जब सबस्ट्रेट को फिट होना था, यहाँ पे सबस्ट्रेट ना फिट हो गए, सबस्ट्रेट से पहले इनहेबिटर्स फिट हो जाते हैं, जिससे कि उनकी एक्टिविटी स्टेगनेंट हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है या उनकी एक्टिविटी रुक जाती है। तो जब सबस्ट्रेट को इसमें फिट होने का ही टाइम नहीं मिलेगा, प्लेस नहीं मिलेगा, तो वो रिएक्शन को रोक देगी। ये मीन्स कि रिएक्शन सिर्फ इनहेबिटर्स की वजह से बंद हो जाएगी। मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स आर इनहेबिटर्स ऑफ एंजाइम इन द नर्व सिस्टम। तो जो पॉइजन्स होते हैं या ड्रग्स होते हैं वो पॉइजन्स इनहेबिट कर देती हैं एंजाइम्स को। जैसे कि लोग ड्रिंक करते हैं वाइन, तो उसमें क्या होता है कि वो इनहेबिट कर देते हैं, इनहेबिट का वर्क करता है जो एंजाइम्स को स्टॉप कर देता है, इस तरह से जो बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है। द इफेक्ट ऑफ एंजाइम इनहेबिटेशन। तो इनहेबिटेशन क्या इफेक्ट होता है? इरिवर्सिबल इनहेबिटर्स। तो कुछ ऐसे इनहेबिटर्स होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जो कि रिएक्शन को ही अल्टर कर देते हैं, उस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। कंबाइन विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड्स इन द एक्टिव साइट एंड इरिवर्सिबिलिटी। तो वो जो उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि सपोज ये एंजाइम है और इसमें ये अगर ये फिट होके आ जाता है इसमें इनहेबिटर, तो क्या करता है, या तो उसको स्टॉप कर देता है या फिर रिएक्शन को ही अल्टर कर देता है। अगर रिएक्शन हमारी इस तरफ जानी थी तो रिएक्शन को अल्टर करके वो उसके अपोजिट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल्स क्या है? नर्व गैसेस एंड पेस्टिसाइड्स कंटेनिंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस combine with the serine residues in the enzyme acetonide and estates। तो ये सब क्या है? एग्जांपल्स है जो कि इसके एंजाइम्स को इनहेबिट करते हैं और उनकी रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं। देन रिवर्सिबल इनहेबिटर्स कौन से है? दीज कैन बी वाश्ड आउट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एंजाइम बाय डायलिसिस। तो डायलिसिस के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। देयर आर 2 कैटेगरीज। तो इसकी 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो कौन कौन सी है? कम्पिटिटिव होते हैं पहले। दीज कम्पीट विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर द एक्टिव साइट। तो ये सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करते हैं। जैसे ये एंजाइम था, तो मैंने बताया कि इसमें आके सबस्ट्रेट के आने से पहले इसमें आके इनहेबिटर्स फिट हो जाते हैं। अब पहले आके इनहेबिटर्स फिट हो गए तो क्या होगा? सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं मिलेगा फिट होने का, तो वो क्या करेगा? उसको इनहेबिट कर देगा। द इनहेबिटर्स एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। तो ये भी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर क्लोजली। तो जैसा सबस्ट्रेट होता है वैसे ही इनका भी शेप होता है। जब शेप सेम होता है तो तभी तो वो इनहेबिट कर पाता है, क्योंकि लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, जो दोनों का शेप अगर मैच करेगा तो ही वो फिट होगा और तभी वो अपना काम कर पाएंगे। तो अगर सबस्ट्रेट से पहले इसमें इनहेबिटर्स आके फिट हो जाएंगे तो एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से ये कम्पिटिटिव कहलाता है। जो नेक्स्ट टाइप के हैं, जो दूसरे तरह के कौन से होते हैं, वो है नॉन कम्पिटिटिव टाइप। तो नॉन कम्पिटिटिव टाइप, दीज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इसमें सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इनहेबिटेड बाय बाइंडिंग इरिवर्सिबल टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट पे तो नहीं बाइंड करते हैं, लेकिन कहीं और जाके या एक्टिव साइट पहुंचने से पहले ही उससे बाउंड कर लेते हैं, जिससे कि उसकी रिएक्शन को रोक देते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? साइनाइड कंबाइंड विद द आयरन इन द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्साइड। तो ये साइनाइड एंजाइम जो है इसमें क्रोम में ऑक्साइड में ऐड होके उसको रिएक्शन को अपोजिट कर देता है। हैवी मेटल्स लाइक AgHg कंबाइन विद SH ग्रुप। तो SH ग्रुप के साथ कंबाइन करके कुछ हैवी मेटल्स उसको भी अल्टर कर देते हैं। दिस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग ए कैलिनेटिंग एजेंट सच एज EDTA। तो ये कैलिनेटिंग कुछ एजेंट्स होते हैं EDTA वगैरह, उनको ऐड करके इसको रिमूव किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ इनहेबिटर्स।
तो जो इनहिबिटर्स हैं उनकी भी कुछ एप्लीकेशन है, उनका भी कुछ यूज़ है। नेगेटिव फीडबैक, एंड पॉइंट और एंड प्रोडक्ट इनहिबिटेशन। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि स्टॉप ही नहीं होती हैं। अगर कोई रिएक्शन हम एंजाइम डाला है, उसमें जब रिएक्शन को स्टॉप ही नहीं हो रहा है, या उसकी एक हमको लिमिट करना है कि इस रिएक्शन को इतना ही रन करना चाहिए, इतना ही रिएक्शन होना चाहिए, उसके बाद पर्टिकुलर इस पॉइंट के बाद रिएक्शन को रुक जाना चाहिए, तो हम उसमें इनहिबिटर्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि वो रिएक्शन वहाँ पे रुक जाती है। इसको इनहिबिटर का यूज़ भी कर सकते हैं। देन पॉइजन, स्नेक बाइट, प्लांट एल्कोनाइड्स एंड नर्व गैसेस। तो जब कभी कभी इसका जब पॉइजन से बचाने के लिए भी, या प्लांट एल्कोनॉइड्स में या नर्व गैसेस में, इनमें भी इनहिबिटर्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि किसी एक हार्मफुल एंजाइम जो कि हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है उसको रोकने के लिए। मेडिसिनल पर्पज़ के लिए एंटीबायोटिक्स जो होता है, सल्फोमाइड्स होता है, एंड सिडेटिव्स होता है, एंड स्टिमुलेट्स होता है, ये सब भी इनहिबिटर्स का ही वर्क करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने एंजाइम्स के बारे में देखा, उसकी एक्टिविटी और उसके वर्क के बारे में देखा। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।